हेलो स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है थर्ड पेपर का, जिस थर्ड पेपर का नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसका पहला यूनिट जिसके अंदर सेरिकल्चर है अपना। आज सेरिकल्चर का इतिहास, उसकी कॉमन जो बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक को मैं वापस दोहरा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ में नहीं आई हो और कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे से रह गई हो। तो पहले अपन बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी की सेरिकल्चर होता क्या है, सेरिकल्चर का क्या अर्थ होता है। सेरिकल्चर उसको कहते हैं जहाँ पर रेशम जो कीट है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है यानी कि रेशम का उत्पादन करता है, तो उस रेशम कीट का पालन, उसके साथ साथ जो रेशम कीट है भोजन के रूप में जिस पौधे की पत्तियों का ग्रहण करता है उस पौधे का भी कल्टीवेशन, उसकी खेती। तो सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट का पालन और उसके साथ साथ जिसको भोज्य पदार्थ के रूप में जिस प्लांट की पत्तियों को खाता है उसका भी उत्पादन करना। तो इस प्रकार का जो कल्चर है वो क्या कहलाता है, सिल्क वर्म या सिल्क कल्चर कहलाता है। द वर्ड सिल्क साउंड्स लग्जरी एंड लग्जरी क्लास। जो सिल्क है वो रेशम जिसको कहा जाता है, जो एक लग्जरी वर्ग को रिकॉग्नाइज करता है। टिल टुडे नो अदर फैब्रिक्स। आज तक भी इस प्रकार का जो सिल्क से बना हुआ कपड़ा अभी तक नहीं आया है जो इसकी बराबरी करता हो। तो इसके अंदर जो इसकी सॉफ्टनेस है, इसकी चमक है, चमक दमक है, जो दूसरे किसी प्रकार का जो कपड़ा बना हुआ हो उसमें नहीं पाई जाती, जो जैसे सिल्क के कपड़ों में पाई जाती। एज लॉन्ग एज ह्यूमन डिज़ायर फॉर के सिल्क गारमेंट्स। लंबे समय से लोगों की इस प्रकार के कपड़ों की या इस प्रकार के जो गारमेंट्स जो सिल्क के बने हुए होते हैं उनकी मांग रहती है, क्योंकि उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छे होते हैं, रस्टर होता है, शाइनिंग होती है। तो सिल्क को जो कपड़ों की टेक्सटाइल है उसका, इसको एक रानी के रूप में या महारानी के रूप में अब आज तक भी माना जाता है। सिल्क फाइबर को, एक जो रेशम है, इसको सिल्क इज़ नोन एज ए बायो स्टील। इसको बायो स्टील भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी मतलब कि ब्रेकेबल नहीं हो पाता है, बहुत कठोर और गुड क्वालिटी का होता है, इसलिए इसको बायो स्टील, जिस प्रकार से मेटल में स्टील देखा जाए उसी प्रकार इसकी क्वालिटी होती है, तो इसलिए इसको स्ट्रेंथ जो क्वालिटी होती है इसकी, तो इसलिए इसको बायो स्टील कहते हैं। चाइना सबसे बड़ा देश है जो इस रेशम का प्रोडक्शन करता है या रेशम का उत्पादन करता है। और इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, जो एक यूनिक फीचर्स जिसके अंदर एक अलग तरह का रेशम होता है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। और आज विश्व भर में इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है इसके प्रोडक्शन में, रेशम के प्रोडक्शन में। और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड भर में द्वितीय या सेकेंड स्थान रखता है इसके सिल्क के रेशम के उत्पादन में अपना देश। सिल्क, अपन सामान्य सिल्क किसको किसको कहोगे, तो सिल्क जो या सिल्क सेरिकल्चर है किसको कहोगे आप। सेरिकल्चर एक कृषि आधारित कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब एक कुटीर उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित है। कृषि पर इसलिए आधारित है क्योंकि जो प्लांट्स है जिसके ऊपर ये जो सिल्क वॉर्म है रेशम कीट पलता है या उसको भोजन करके वो उसका पालन होता है, तो एग्रीकल्चर भी उसके साथ में ज़रूरी है। और कुटीर उद्योग इसलिए कहा गया है कि ये ग्रामीण इलाके में होता है और फार्म हाउस में ही इसका उत्पादन हो सकता है या फार्म हाउस में ही इसका लालन पालन हो सकता है, तो इसलिए इसको कुटीज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो सेरिकल्चर के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, जो अच्छी क्वालिटी के रेशम कीट के जो सीड्स होते हैं उसका उत्पादन, सिल्क रेशम कीट का लालन पालन यानी कि पालन पोषण, और उससे उसके कोकून तक उसकी देखभाल करना। और कोकून के पश्चात जो कोकून से जो लार्वा होता है कोया के अंदर, जिस कोकून को कोया बोलते हैं, उससे वो जो सिल्क रेशम सीक्रेट करता है उसका उसको बुनना। तो ये तीनों, मतलब सिल्क वर्म का लालन पालन और उसकी अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन और कोकून से बनने वाले रेशम को बुनना या काटना, तो ये तीनों जो प्रक्रिया है या तीनों एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हैं वो किस में होती है, सेरिकल्चर के अंदर होती है। तो रीलिंग कोकून विच यील्ड सिल्क इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो जो रीलिंग मतलब ये काटना है, बुनना है और कोकून से धागा अलग करना है, ये एक प्रकार का औद्योगिक कार्य है या औद्योगिक गतिविधि है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल कॉटेज भी कहते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ
मलबरी द लीवेज विच यूज फॉर द फीडिंग सिल्क। तो इसकी खेती करनी पड़ती है शहतूत की। मलबरी मतलब एक शहतूत का पौधा होता है जिसको खेतों में उगाना पड़ता है, जिसके ऊपर ये सिल्क वॉर्म जो रेशम कीट है उसकी पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये इसके साथ साथ मतलब सिल्क कल्चर, सेरीकल्चर के अंदर कृषि भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए एग्रो बेस्ड इसको इंडस्ट्री कहा जाता है सेरीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ कोकून एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर नेचर है, मतलब इसका कृषि प्रकृति की है। नेचुरल सेरीकल्चर इन्वॉल्व एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो प्राकृतिक रूप से जो इसका पालन होता है सेरीकल्चर का, यानी कि रेशम के कीट का जो पालन होता है वो कृषि आधारित है और औद्योगिक आधारित है, इसलिए इसको एग्रो इंडस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री तो इसके पीछे इसका इतिहास कहा रहा है, तो ये पूर्व में भी पिछले में शायद समझ में आया हो, नहीं समझाया हो तो मैं दोहरा देता हूँ। तो जो चाइना के जो सम्राट थे, उनकी महारानी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तो ऊपर से जो कोकोन है उसके चाय के कप में गिर गया, और कप में गिरने के वजह से वो लूज हो गया उसका जो ऊपर वाला धागा है। तो उसको तकनीकी भी है, जो धागा यदि कोकोन से अलग करते हैं तो उसको बॉयल वाटर में डाला जाता है, गर्म उबलते हुए पानी में डाला जाता है। तो यहाँ भी जो चाय गर्म थी उसके अंदर कोकोन गिर गया, तो उसको कोकोन को जब उस महारानी ने उसको बाहर निकाला तो उसने देखा कि हाँ इसके ऊपर कुछ धागे जैसा है जो चमकीला है, तो उसको वो अपने अंगुली के ऊपर बूनने लगी, और बूनने लगी तभी उसको कुछ सेंसेशन होने लगा, तो पता चला कि कुछ अंदर है। तो उसको पता चला कि देयर इज ए लार्वा ऑफ, जो लार्वा है जो जिससे ये सिल्क बना है, जो कि उस जिसको कैटरपिलर कहते हैं, और वो लार्वा किसका होता है, सिल्क वॉर्म का होता है। तो यहाँ से इसका जो रेशे था रेशम का, वो इसको सबसे पहले जो महारानी थी किसी सम्राट की, तो उसको सबसे पहले ये रेशे पता चला सिल्क वॉर्म से, सिल्क के उत्पादन का। और जो सिल्क वॉर्म का जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो ही रेशम का उत्पादन करता है, इसलिए जो वही नाम है उसी को उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी किया जा सकता है, या ली जू, यहाँ पर इन्होंने इसको ली जू बोला है कि सम्राट की जो महारानी थी उसको, तो यहाँ पर इसको साई लिंग सीन बोलता है। तो इससे प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं अलग हो सकता है। चाइना को इसकी सेरीकल्चर की उत्पत्ति माना गया है कि मतलब जो सिल्क का क्या कहते हैं, रेशम का जो पालन है उसका कल्चर है, या उससे रेशम का प्राप्त करना है, वो सबसे पहले चाइना के अंदर आया। चाइनाज लेडीज़ थी जो साई लिंग सीन इन्वेटेड, मतलब इसका जो रेशे है उसका खुलासा एक घटना के रूप में सबसे पहले किसको पता चला, सी लिंग सीन को। तो यहाँ से ये इसकी रेशे की जानकारी मिली कि भाई हाँ सिल्क वॉर्म का जो कोकोन है उससे रेशम प्राप्त होता है। इट इज़ सेड दैट सिल्क इज़ डिस्कवर्ड बिफोर, ये माना गया है कि 3000 BC से पहले इसकी खोज हुई। आर्ट सिल्क प्रोडक्शन की, मतलब सिल्क की जो कला, मतलब सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये सीक्रेट रहा है, मतलब उसकी राज को छुपाया गया करीब करीब 200 BC तक चाइना के द्वारा। चाइना के लोगों ने किसी और को नहीं बताया कि भाई जो रेशम है, और वो रेशम कीट से, रेशम कीट के जो वो लार्वा है वो कोकून बनाता है, और जो कोकून से जो धागे हैं निकलते हैं उससे सिल्क बनता है। तो इस प्रक्रिया को काफ़ी लंबे समय तक चाइना के लोगों के द्वारा छुपाए रखा गया। द ट्रेडिंग ऑफ सिल्क वाज थ्रू द सिल्क रोड एट द टाइम। तो जो इसकी ट्रेडिंग है वो एक रोड को नाम दिया गया था सिल्क रोड, तो वहीं से जो व्यापारिक इनकी गतिविधियाँ होती थी वो थ्रू सिल्क रोड की होती थी एट दैट टाइम। बाय अबाउट 300 AD सेरीकल्चर हैड स्प्रेड टू द इंडिया फ्रॉम कोरिया। 300 AD के आसपास जो ये सेरीकल्चर है ये भारत में कोरिया के थ्रू फैला, या कोरिया के थ्रू भारत में आया। इन 1857 वर्ल्ड सेरीकल्चर इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम, तो जो वैश्विक रेशम कीट पालन का जो उद्योग है वो फेब्राइन डिसीज से प्रभावित हुआ 1857 के अंदर। इसकी वजह से जो यूरोप की जितनी भी औद्योगिक जो ये रेशम का पालन करती थी वो या रेशम जिससे उत्पादन होता था वो काफ़ी प्रभावित हुई इस फेब्राइन डिसीज से। तो इसकी वजह से लगभग यूरोपियन जो उद्योग थे इसके रेशम पालन के, वो लगभग डिस्ट्रॉय हो गए। तो उसी समय लुईस पास्चर ने एक कुछ तकनीकी डेवलप की जिसकी वजह से जो प्रोटोजोन्स है जो फेब्राइन डिसीज़ फैलाते हैं उनको कंट्रोल किया जा सका, और उस वजह से बाद में ये डिसीज़ फेब्राइन डिसीज़ नियंत्रित भी हुआ, और धीरे धीरे वापस जो यूरोपियन इसकी रेशम पालन की जो उद्योग है वो वापस डेवलप हुआ, वापस धीरे धीरे विकसित होना लगा।
द आर्ट ऑफ सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर यानी रेशम पालन की जो कला है वो सबसे पहले किन के पास थी, चाइनीज़ के पास थी। तो इसका जो लीकेज है, मतलब वहाँ से कैसे ये बाहर निकली इसकी जानकारी, तो ये एग की वजह से लगी, एग और लिविंग कोकोन। तो जो एग है वो दूसरे लोग वहाँ गए और वो उसको कैरी करके चोरी छुपे बाहर लेके आए, तो ये सब जानकारी कि भाई सिल्क कैसे प्रोडक्शन होता है ये फिर दूसरे देशों में फैला। लेकिन शुरुआत में जब इसको रेशे के रूप में रखा गया तब वहाँ पर एक कानून बना हुआ था कि कोई यदि इस बारे में की जानकारी कहीं फैलाता है तो उसको पनिशेबल डेथ दे दी जाती थी। तो यूरोप ने अपने 2 मॉन्क है जो चाइना के अंदर भेजे, किसके रूप में, जासूस के रूप में। तो वो जो मॉन्क है वो वहाँ से अंडे चोरी छुपे अपने साथियों के साथ कैरी करके लेके आ गए रोमन की जो राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल 555 एडी के अंदर। तो यहाँ से ये जो चाइना के अंदर जितनी भी इसकी जानकारी थी कि भाई रेशम पालन कैसे होता है और रेशम कीट से रेशम को कैसे निकाला जाता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लार्वा प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो सारी गतिविधि है, जो सारी सूचनाएं हैं, जो सारी कला है रेशम की, रेशम प्राप्त करने की रेशम कीट से, तो वो चोरी छुपे इन जो ये यूरोपियन जो मॉन्क्स थे ये चाइना से बाहर लेके गए यूरोप के अंदर। फ्रॉम द प्लेस द सिल्क वॉर्म रीडिंग वाज स्प्रेड इनटू द मेडिटेरियन एंड एशियाटिक। तो उसी समय यूरोप के पश्चात ये मेडिटेरियन और एशियाटिक जितनी भी कंट्री थी, इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, जापान, तो उनमें भी ये चीज़ ये जानकारी फैल गई कि भाई सिल्क रेशम जो है ऐसे इसका उत्पादन होता है। द इंसेक्ट ब्रीड्स हैव प्रोड्यूस मनी रेसेज ऑफ सिल्क वॉर्म मॉथ। तो ये इंसेक्ट है ये ब्रीड करने के बाद बहुत सारी वेराइटी प्रोड्यूस करता है सिल्क वॉर्म की थ्रू, संकरण के द्वारा, क्लाइमेट के थ्रू या रैपिडिटी रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो जिस वजह से जो रेशम है उसकी क्वालिटी और कलर और टाइप्स ऑफ रेशम उत्पादन या उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो मॉथ है इसकी बहुत सारी वैरायटी धीरे धीरे विकसित हुई दूसरे देशों में भी, और अलग अलग प्रकार का या अलग अलग किस्म का रेशम मिलने लगा दूसरे देशों में भी। नेक्स्ट बोलते हैं सेरीकल्चर है क्या। तो अब आपको समझ में आया होगा सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन, रेशम कीट के पालन के साथ साथ किसका कल्टीवेशन, जिसके ऊपर वो भोजन के रूप में जिस पौधों को ग्रहण करता है। तो एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेशन करना उन पौधों का, और उसके साथ साथ सिल्क वॉर्म का पालन करना और उससे रेशम प्राप्त करना। तो इस प्रकार की गतिविधि को क्या आप क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ये 2 प्रकार से बेस्ड है। एक तो ऑन फार्मिंग, मतलब आपने उसका पालन कर लिया, कोकून तक उसका विकास कर लिया सिल्क वॉर्म का। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्री, यदि ऐसे बॉम्बिक्स बोरी की बात करें तो बॉम्बिक्स बोरी मोस्टली मेलबेरी जो शहतूत के पौधे होते हैं उसकी पत्तियों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ अपन मेलबेरी कल्टीवेशन कर लिया तो ये एग्रीकल्चर हो गया। और सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग कर लिया, मतलब सिल्क जो रेशम कीट है उसका पालन कर लिया, उसकी सारी स्टेज डेवलप कर दी। अब अपन को उससे रेशम निकालना है तो फिर वो ऑफ फार्मिंग हो जाएगा। ऑफ फार्मिंग मतलब आउटसाइड ऑफ फार्म, मतलब ये खेत के अंदर, खेत से बाहर। तो खेत से बाहर अपन करेंगे तब फिर क्या करेंगे, कोकून से उसको बुनना या काटना, या उसको मतलब कोकून से अपन को कैसे रेशम के धागे को अलग करना है कोकून से, तो वो रीलिंग ऑफ कोकून हो गया। और उसके बाद उन धागों को वीविंग करना, ट्विस्टिंग करना, काटना, और फिर उसको कलर करना, रंग देना, जिस टाइप का आपको जिस प्रकार का रंग चाहिए। रंग के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग करना, किस प्रकार की प्रिंटिंग चाहिए आपको। फिर उसके पश्चात गारमेंट्स, अलग अलग प्रकार के कपड़ों का या अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें रेशम से बनती हैं उनको बनाना, और फिर इसको मार्केट में उतारना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ऑफ फार्म सेक्टर हो जाएगा। और जो पौधों को उगाना और रेशम का पालन करना ये सारा होगा ऑन फार्म, मतलब ये खेत के अंदर, ये खेत से बाहर, या इसको आप आउटसाइड क्या कहते हैं, और आउटसाइड फार्म बोल सकते हो। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये सब किस में आती है, रेशम कीट पालन में आती है या सेरीकल्चर में आती है। अब जो रेशम बनता है वो रेशम किसका बना हुआ होता है, उस रेशम के अंदर क्या होता है, उनके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप्स की होती है। तो बेसिकली यदि अपन रेशम की बात करें प्राकृतिक रूप से, तो रेशम क्या है, रेशम प्रोटीन है, ठीक है ना, जिसको सिल्क वॉर्म के जो लार्वा होते हैं, कैटरपिलर लार्वा, वो अपनी लार ग्रंथियों से उसको स्रावित करते हैं। तो वो प्रोटीन है वो बेसिकली किसका बना हुआ होता है, सेरिसिन और फिब्रियोन का। तो इसके अंदर सेरिसिन की जो मात्रा वो 20% होती है, जबकि फिब्रियोन की मात्रा करीब 80% होती है।
तो फिब्रियन बीइंग इज द स्ट्रक्चरली सेंटर, तो फिब्रियन यदि स्ट्रक्चर में आकारिकी रूप से देखा जाए तो मध्य के अंदर क्या रहेगा, फिब्रियन रहेगा, उसके चारों तरफ सेरिसिन रहेगा जो कि स्टिकी होता है, उसको चिपका के रखता है सराउंडिंगली। अब फिब्रियन की बात करें तो फिब्रियन के अंदर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, तो प्रोटीन बेसिकली किसके बने होते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ रेशम क्या है, रेशम क्या है, प्रोटीन। तो रेशम प्रोटीन है तो रेशम किसका बना होगा, अमीनो एसिड्स का बना होगा। तो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसमें यदि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो GS गागा, मतलब G ग्लाइसिन, S सेराइन, वापस G ग्लाइसिन, A एलानाइन, G ग्लाइसिन और एलानाइन, इस प्रकार का सीक्वेंस किसके अंदर पाया जाएगा, इस प्रोटीन फिब्रियन प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट्स होगा, और जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाएगी। तो इसके अंदर हाई प्रोपोर्शन यदि इन सब प्रोटीन क्या कहते हैं अमीनो एसिड्स में, यदि इस फिब्रियन प्रोटीन के अंदर या अपन सिल्क क्या है, प्रोटीन है, तो इसके अंदर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स देखे जाएँ तो ये ग्लाइसिन, सेराइन और एलानाइन 3 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा है या सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो किसका है, ग्लाइसिन का। 50% ग्लाइसिन की मात्रा अमीनो एसिड्स के रूप में इसके अंदर पाई जाती है। तो इनकी पैकिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और बीटा प्लेटेड शीट की वजह से इसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाती है, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है इसकी वजह से। तो इट बॉन्डिंग्स प्रोवाइड्स इट्स गुड स्ट्रेंथ टू पर्टिकुलर सिल्क। तो इस प्रकार की जो रेशम है इन अमीनो एसिड्स की वजह से और इनकी बॉन्डिंग वजह से और इनका बीटा प्लेटेड शीट होने की वजह से इसको स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। और सिल्क रेजिस्टेंट होता है ज़्यादातर जो मिनरल एसिड्स है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके प्रति ये रेजिस्टेंट नहीं होता और उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन येलो प्रेसिपिटेशन मतलब पीले रंग का प्रेसिपिटेशन देता है। और प्रोडक्शन के रूप में यदि अपन ग्लोबली बात करें और इंडिया की बात करें तो ग्लोबली रूप से अपन ने पहले भी बात कर ली कि चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क का या रेशम का उत्पादन करता है, और सेकेंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में इंडिया है, अपना देश है वो सेकेंड नंबर पे। 83% या अपन कहें नॉर्मली 80% के आसपास जो रेशम का प्रोडक्शन है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। इंडिया के अंदर अपन देखें तो ये नॉर्मली जो स्टेट्स हैं जो सिल्क का अलग अलग प्रकार की सिल्क का या अलग अलग प्रकार की रेशम का प्रोडक्शन करते हैं, तो आंध्र प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, और तो ये मुख्य राज्य हैं जो रेशम का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये डेटा 2007-08 के आसपास के हैं जो आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन सिल्क इंडस्ट्री, भारतीय जो रेशम की जो उद्योग है उनके जो मुख्य फीचर्स हैं वो इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं। इंडिया एज ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, भारत का जो वातावरण है तो वो रेशम कीट पालन के लिए बहुत ही अच्छा है, बोथ फॉर मल्टीबेरी कल्टीवेशन एंड सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग, ठीक है ना, सिल्क रेशम कीट पालन के लिए और शहतूत की खेती के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण माना जाता है भारत का। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो सेकेंड प्रोडक्शन में जो रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करती है, जिसका शेयर करीब 13.96 है, जबकि चाइना का शेयर है वो 82.62 के आसपास है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, तो 4 प्रकार की जो सिल्क रेशम होती है, ठीक है ना, तो उसमें चारों की चारों प्रकार से जो इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, इरी है, टसार है, मूंगा है और मेलबेरी है। तो ये चारों की चारों इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। बाकी देशों में हो सकता है किसी में 2 होती हो, किसी में 3 होती हो, किसी में 1 हो सकती हो। तो भारत ऐसा देश है जो चारों प्रकार की रेशम का उत्पादन करता है। इंडियन हैंडलूम्स फैब्रिक हैज़ गुड ग्लोबल डिमांड, तो इंडिया के अंदर जितने भी ये फैब्रिक्स जो कपड़े बनते हैं इसकी मांग पूरे विश्व भर में रहती है। इंडिया इज़ ए वेरी वेल नोन फॉर इट्स फिनिशिंग, तो इंडिया को सब जानते हैं कि तो इंडिया से जो भी कपड़ा बन के आता है रेशम का वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके अंदर फिनिशिंग अच्छी पाई जाती है, इसलिए विश्व भर में सब लोगों की अच्छी मांग रहती है रेशम से बने हुए कपड़ों की। और भारत के अंदर जितने भी मुख्य जो राज्य हैं जो रेशम का उत्पादन करते हैं उसमें कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। ये करीब 90% सिल्क का उत्पादन करते हैं पूरे विश्व अपने पूरे भारत के अंदर। देखें तो भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है सिल्क का, तो उसमें से 90% ये राज्य रेशम का उत्पादन करते हैं। कितना? 90%। कर्नाटका मतलब इनमें से कर्नाटका इटसेल्फ का है तो ये 50% प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। 2007-08 के आसपास पूरे भारत भर में टोटल जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसमें 50% सिल्क का रेशम का उत्पादन किसने किया? सिर्फ अकेले कर्नाटक राज्य ने किया। लेकिन 2007-08 के बाद ये धीरे धीरे गिर गया, ये ड्यूरिंग 2007-08 के अंदर
तो इसका जो परसेंटेज है वो 50 से नीचे आ गया, 45 हो गया। और सिल्क जो उद्योग है इनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है या कितने लोग इससे अटैच्ड हैं, तो भारत के अंदर देखें तो इसकी एम्प्लॉयमेंट करीब करीब 63 लाख लोगों को ये रोज़गार प्रदान करता है। इससे 46 लाख कृषक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और 3 लाख रीलर्स जुड़े हुए हैं जो बुनने का काम करते हैं, ठीक है। 14 लाख वो जो लोग जुड़े हुए हैं जो काटने का काम करते हैं। दस देयर इज ए कंसीव्ड स्कोप फॉर स्टेपिंग। इस वजह से बहुत सारा सेरिकल्चर के अंदर स्कोप है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जो रुचि के आधार पर सिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं, रॉ सिल्क को बना सकते हैं और कपड़े उसका गारमेंट्स बना सकते हैं, उसको इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं, सेरिकल्चर का पालन कर सकते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम सबको पता है लंबे समय तक जो सेरिकल्चर का जो रेशे था सेरिकल्चर से रेशम निकालने का वो चाइना के पास रहा काफ़ी लंबे समय तक। तो इसको वहाँ की सरकार ने भी रेशे बनाए रखा, दूसरे देशों को काफ़ी लंबे समय तक बताया नहीं। ये चोरी छुपे जो ये तकनीकी थी ये चाइना से दूसरे देशों में फैली। सेरिकल्चर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत के अंदर ये 400 वर्ष पूर्व भारत के अंदर ये आया कि ये पता चला लोगों को, भारत वाले लोगों को पता चला कि जो रेशम है उसका उत्पादन ऐसे ऐसे होता है और इसकी तकनीकी ये है सिल्क वर्म से ऐसे उत्पादन किया जाता। तो उसके पश्चात ये धीरे धीरे भारत में भी इंडस्ट्री खड़ी हुई और आज जाके ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कंट्री है भारत। इन एग्रो इंडस्ट्री गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर, तो भारत के अंदर करीब करीब 7.3 मिलियंस पीपल है, 7.3 मिलियंस पीपल है जो इससे जो रोज़गार के रूप में इससे जुड़े हुए। थैंक यू। आज का टॉपिक